अब समझेंगे फेडरलिज्म क्या होता है। 10th क्लास एसएसटी का ये चैप्टर है हमारा फेडरलिज्म। अगर आपने इससे पहले पावर शेयरिंग चैप्टर को रीड किया है तो आपको ज़रूर पता होगा कि किस तरह से श्रीलंका और बेल्जियम, ये दो एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हमें बताया गया इस चैप्टर में कि कैसे एक सिस्टम में पावर का शेयरिंग किया जाता है और कैसे दो अलग अलग तरह के सिस्टम्स हमें शो करते हैं कि अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से ना हो तो वहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, जैसे कि श्रीलंका में देखी गई। श्रीलंका के बारे में पावर शेयरिंग में हमें बताया गया कि कैसे श्रीलंका में जब गवर्नमेंट ने एक माइनॉरिटी ग्रुप को उसके मेन राइट्स प्रोवाइड नहीं किए तो उस माइनॉरिटी की तरफ से गवर्नमेंट को किस किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो ये जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं फेडरलिज्म भी पावर शेयरिंग के ऊपर काफ़ी बेस्ड है, क्योंकि जो तमिलियन लीडर्स थे, जो माइनॉरिटी ग्रुप के लीडर्स थे, वो श्रीलंका में एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो कि हर तरह के ग्रुप्स को इक्वल राइट्स थे, कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स थे। तो फेडरेशंस, जो फेडरलिज्म हमारा टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे किस तरह से फेडरलिज्म में गवर्नमेंट अपनी पावर को डिवाइड करती है। एक सेंट्रल अथॉरिटी जिसे मेन अथॉरिटी हम मान सकते हैं, और उसके साथ फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं। यूजुअली एक फेडरेशन के अंदर दो लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। एक लेवल है गवर्नमेंट का जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के हैं, जैसे कि आर्मी, पुलिस या किसी इम्पोर्टेंट केमिकल्स का प्रोडक्शन करना, ये सेंटर के पास रहते हैं। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें स्टेट्स या प्रोविंसेस के हाथ में दिया जाता है। दोनों की अपनी अपनी पावर्स होती हैं। तो इस तरह से फेडरेशंस यूनिटरी गवर्नमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही तरह का जो लेवल है गवर्नमेंट का, उसके पास सारा कंट्रोल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर देने का राइट नहीं होता, क्योंकि सेंटर के पास अपनी अलग पावर्स होती हैं और स्टेट के पास इस फेडरेशन सिस्टम में, फेडरलिज्म में अपनी अलग पावर्स होती हैं। फेडरलिज्म के मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज देयर आर 2 or more levels or tiers of government. Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं और वो सभी लेवल्स एक ही देश में रहने वाले सभी सिटीजन्स पर अप्लाई होते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि सेंटर के पास अपना अलग राइट्स होते हैं और स्टेट के पास अपने अलग राइट्स होते हैं। ये सारे राइट्स उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है उस देश की। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस हैं। इन्हें
सिर्फ एक तरह की गवर्नमेंट का जो लेवल है वो चेंज नहीं कर सकता, इसमें दोनों ही लेवल्स की आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। यानी कोई नया बिल पास करना है तो आपको स्टेट और सेंटर दोनों को मिल के वो बिल पास करना पड़ता है। फेडरलिज्म में कोर्ट्स होते हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से अप्लाई करने के लिए कुछ पावर्स होती हैं। हाईएस्ट कोर्ट्स एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। तो यानी अगर दोनों तरह की गवर्नमेंट्स में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस केस में कोर्ट्स आगे आते हैं। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो इनकम के जो सोर्सेज हैं दोनों ही लेवल्स की, गवर्नमेंट के जो दोनों लेवल्स हैं उन्हें क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ताकि ये पक्का किया जा सके कि फाइनेंशियली दोनों के पास अपना अपना पैसा अवेलेबल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फेडरल सिस्टम का अपना एक ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है। ड्यूअल से मतलब दोहरा, ताकि कंट्री की यूनिटी भी बनी रहे और उसी के साथ साथ रीजनल डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे। यानी पूरा देश एक साथ रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हर रीजन की अपनी जो आप कहते हैं उसका जो तरीका है, तौर तरीका है रहने का, वो भी साथ साथ बना रह सके और एक दूसरे के साथ हेल्प किया जाए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए। तो फेडरलिज्म में जो दो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। अलग लेवल्स पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं पावर शेयरिंग में, उन्हें कुछ रूल्स पर एग्री करना पड़ता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट रखना होता है कि दोनों एक दूसरे के इस एग्रीमेंट को मानेंगे। एक अच्छा फेडरल सिस्टम जो है उसमें दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला म्यूचुअल ट्रस्ट होता है एक दूसरे पर, और एक एग्रीमेंट किया जाता है कि हम साथ साथ काम करेंगे। सेंटर और स्टेट जो है उसका जो बैलेंस है वो हर फेडरेशन में अलग अलग हो सकता है। इसमें काफ़ी हद तक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि किस तरह का पास्ट रहा है जब वो फेडरेशन बनाई गई थी। ऐसे दो रास्ते हैं जिनके थ्रू फेडरेशंस को बनाया जाता है। पहला है इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, और इस तरह की फेडरेशन को कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। इसमें अलग अलग स्टेट्स मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक फेडरेशन तैयार करती हैं, जैसे यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसमें सारे की सारी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जो हैं जो मिलकर बनाती हैं फेडरेशन को, उनके पास इक्वल पावर्स होती हैं और फेडरल गवर्नमेंट के ही तरह वो पावरफुल होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। सेकंड जो रूट है हमारा उसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें एक बहुत बड़ा देश जब अपनी अलग अलग पावर्स को डिवाइड करता है अलग अलग स्टेट्स के अंदर और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में, यानी एक नेशनल गवर्नमेंट है और दूसरी अलग अलग स्टेट्स हैं। इसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है स्टेट्स के मुकाबले, जबकि कमिंग टुगेदर में स्टेट्स और जो नेशनल गवर्नमेंट है वो दोनों की पावर्स लगभग बराबर होती हैं। होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होती हैं। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, यानी कि सेकंड तरह की जो फेडरेशन है उसमें पावर्स इक्वल नहीं होती हैं। अब आगे देखते हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। हमने श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जांपल देखा जहाँ पर डाइवर्सिटी दोनों कंट्रीज़ में थी, लेकिन किस तरह से उसमें प्रॉब्लम्स हुई उन डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट करने में। ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया जैसी कंट्री में भी देखी जा सकती है। इंडिया जब आज़ाद हुआ
तो उस समय पाकिस्तान के साथ पार्टीशन के वक्त ही साथ साथ काफ़ी कुछ नुकसान देखना पड़ा इंडियंस को। उस समय इंडिया के लिए फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। जो इंडियन यूनियन जो उस समय नाम दिया गया, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स वही थे जो एक फेडरेशन के होते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर्स हैं, लेवल्स हैं, जिनके अपने अलग अलग आप कह सकते हैं पावर्स हैं। फर्स्ट है, इसके अंदर इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अलग अलग लिस्ट में डिवाइड किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट है उसके 2 लेवल्स हैं, तो उसको दोनों को अपनी अलग अलग पावर्स दी गई हैं, लिस्ट बनाई गई है उनकी पूरी एक। वो लिस्ट है, पहली है यूनियन लिस्ट। इसमें नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, यानी जैसे कि डिफेंस जो कंट्री की आर्मी है, फॉरेन अफेयर्स जो बाहर के देशों से हमारे रिलेशन कैसे रखे जाएंगे, बैंकिंग का सिस्टम कैसे काम करेगा, कम्युनिकेशंस और करेंसी का कंट्रोल भी सेंटर के पास रहता है। क्योंकि इन सभी मैटर्स पर एक जैसी पॉलिसी बनाना पूरे देश में ज़रूरी होता है। इनके ऊपर आप अलग अलग पॉलिसी अलग अलग स्टेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डिफेंस की ज़रूरत पूरे देश में सेम है, फॉरेन अफेयर्स पूरे देश के एक जैसे होते हैं, बैंकिंग सिस्टम को पूरे देश को एक ही सिस्टम चलाता है, कम्युनिकेशन और करेंसी ये सब भी नेशनल इम्पोर्टेंस के ही इश्यूज़ हैं। फिर इसके बाद आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, ये सब्जेक्ट हमारे स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के माने जाते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोविजंस exist for some other states of India as well. अब स्टेट लिस्ट के अंदर आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि जो स्टेट्स हैं उनको अलग से राइट्स इंडिया में दिए गए हैं, क्योंकि इंडिया अगर एक फेडरेशन उसको माना गया है, तो एक फेडरेशन से हमारा मतलब यही है कि जहाँ पर जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास अपने अलग राइट्स हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अपने अलग राइट्स हैं। लेकिन इंडिया में कुछ स्टेट, कुछ यूनियन हैं जिनके पास बहुत थोड़ी सी पावर्स हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप या दिल्ली कैपिटल सिटी, इन्हें यूनियन टेरिटरीज़ कहा जाता है, क्योंकि ये इतनी छोटी स्टेट्स थी बाकी स्टेट्स के मुकाबले कि इन्हें अलग स्टेट्स के साथ मर्जर नहीं किया जा सकता था, तो इन्हें एक स्टेट की बजाय यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन सभी एरियाज़ को चलाने के लिए अलग से पावर्स हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो कोई भी अगर चेंज किया जाता है इनको चलाने को लेकर, तो उसके लिए जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें कम से कम 2/3 मेजॉरिटी होनी ज़रूरी है। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, यानी जो टोटल स्टेट्स है उनका आधा कम से कम जो हिस्सा है वहाँ पर स्टेट्स का जो लेजिस्लेचर वाला हिस्सा है वहाँ पर ये काम करना चाहिए। और ये जो रूल्स हैं
ये वहाँ पर अप्लाई होने चाहिए। अब इन सब की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि कानून का। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन करते हैं कि स्टेट और सेंटर में से किसकी क्या पावर्स होंगी, अगर इनमें आपस में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा होता है, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए अपनी अपनी जगह से टैक्सेस को बढ़ा सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें वो टैक्सेस बढ़ाने जाने चाहिए तो। नाउ अब बात करते हैं कि फेडरलिज्म को किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। अब constitutional provisions are necessary for the success of federalism but are not sufficient। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई प्रोविजंस बनाए गए हैं जो फेडरलिज्म को सक्सेसफुल करने के लिए ज़रूरी थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं थे। अगर इंडिया में ये फेडरल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाते या हुए तो ये सिर्फ कुछ प्रोविजंस की वजह से नहीं हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए थे। इसके पीछे इंडिया का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पर लोगों को इक्वल राइट्स या स्टेट्स को काफ़ी सारे अच्छे राइट्स सपोर्ट मिला सेंटर का, और इस वजह से इंडिया में जो फेडरलिज्म का स्पिरिट है उसको काफ़ी बढ़ावा मिला। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इंडिया ऐसा नेशन जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि यहाँ पर लोग एक साथ अलग अलग रिलीजन, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कास्ट के बावजूद एक साथ ही रहने के लिए तैयार हुए, तो इसमें हम देख सकते हैं इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा कि उस डाइवर्सिटी के बावजूद लोगों ने एक साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ अपने देश में लाइफ को लीड किया। अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स की। इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाली बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स रही हैं। इनमें से many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and names of the states have been changed. 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. यानी 1947 के बाद बहुत सारे पुरानी स्टेट्स जो थी इंडिया की उन्हें बदला गया और उनके बदले नई स्टेट्स बनाई गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो लोग एक जैसी लैंग्वेज बोलते थे वो एक ही जैसी स्टेट में इकट्ठे आकर रह सकें, और ऐसे ही कुछ स्टेट्स को कल्चर, ज्योग्राफी या एथनिसिटी जिसे कहते हैं ज्योग्राफी को, उस बेस पर भी डिवाइड किया गया। इस तरह की स्टेट्स के एग्जांपल नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। नाउ जब लैंग्वेजेस के बेस पर अलग अलग तरह की स्टेट्स की डिमांड होने लगी तो लीडर्स को ये डर था कि इससे देश के टुकड़े हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कुछ देर तक तो रोकने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि अलग अलग लैंग्वेजेस के बेस पर अगर स्टेट्स बनेगी तो उससे देश जुड़ेगा, क्योंकि एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को आप अलग लंबे टाइम तक अलग नहीं रख सकते। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में एक समय किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज, यानी सबको एक ही लैंग्वेज बोलनी पड़े ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रखी गई। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा गया कि ऑफिशियल वर्क के लिए हिंदी का यूज़ किया जाएगा। हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस
जिन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस मे ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। यानी अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो इन 21 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट कर सकता है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस में पोजीशन पाने के लिए। हर स्टेट की अपनी अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो ज़्यादातर जो स्टेट्स के अंदर काम किया जाता है वो स्टेट की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। एक तरफ हमने देखा श्रीलंका, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के लीडर्स ने हिंदी के इस्तेमाल में, जैसे श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी को ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे, इंडिया में ऐसा नहीं किया गया। इंडिया में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज तो माना गया, लेकिन उसके इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा सोच समझकर लोगों तक उसे पहुंचाया गया। ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने इंग्लिश को भी यूज़ करने के लिए काफ़ी एनकरेज किया, क्योंकि इंग्लिश ब्रिटिशर्स के टाइम से इंडिया में काफ़ी वक्त तक बोली जाती रही थी। आगे का हिस्सा हम दूसरे वीडियो में सुनते हैं।